बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एल्गोरिदम। हमने स्टार्ट किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। हमने सोल्यूशन जो हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप्स पढ़े थे, वो पढ़ने के बाद हमने जो बेस्ट सोल्यूशन पिक किया था, उसके बाद हमने फ्लो चार्ट बनाना सीखा था। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम बनाते हैं एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसकी एग्जांपल्स ये करेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हम एल्गोरिदम को समझेंगे, तो ध्यान से आपने समझना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। इसके अलावा एमसीक्यूज भी इसमें से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने लिखे हैं, जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आपके लिए, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर जो है हमारा चूंकि एल्गोरिदम पर है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिदम है क्या। ठीक है जी। तो व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम है क्या? एल्गोरिदम, उसने बुक में लिखा हुआ है जी कि एल्गोरिदम is a fundamental part of computer science. Studying algorithm is a fundamental part of computer science. यानी एल्गोरिदम को स्टडी करना, एल्गोरिदम को समझना, ये कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल पार्ट है। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी। तो हमारा जो कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है, उसमें जब हम एल्गोरिदम को समझते हैं तो ये बुनियादी हिस्सा है, उसका बेसिक चीजें हैं। इसको समझना, पढ़ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूरी होता है। एक बात। अब एल्गोरिदम है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, एल्गोरिदम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश में लिख लेते हैं। यानी स्टेप 1 हम ये करेंगे, स्टेप 2 में हम ये करेंगे, स्टेप 3 में ये करेंगे, स्टेप 4 में ये करेंगे, और फिर जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सोल्यूशन है, हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सोल्यूशन है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, इसे एल्गोरिदम कहते हैं। क्योंकि हमारी लैंग्वेज में लिखा होता है, इसलिए इसको समझना, पढ़ना, सीखना आसान होता है। ठीक है। अब फ्लो चार्ट में क्या था, तस्वीरी शक्ल थी। फ्लो चार्ट भी तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है ना। मतलब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसकी तस्वीरी शक्ल है। ये तस्वीरी शक्ल नहीं है, ये रिटन फॉर्म में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट को देखते हुए हम एल्गोरिदम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, वो तस्वीरी शक्ल है, उसको देखते हुए हम इंग्लिश में एल्गोरिदम बना लेते हैं। तो एल्गोरिदम जो है ये इस चीज का नाम है। दोबारा बता रहा हूँ, एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि हम कह सकते हैं कि अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि सॉल्यूशन जो है किसी प्रॉब्लम का, उसका स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसीजर लिखते हैं, उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड, महदूद। तो ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है, मतलब स्टेप्स का मजमुआ है, लेकिन फाइनाइट, लिमिटेड। कहीं ना कहीं वो स्टेप्स एंड होते हैं। जाहिर सी बात है, जब मैंने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया है तो कोई ना कोई उसका इख्तिताम होगा जहां पे वो प्रॉब्लम एंड पे जाके सॉल्व होगी। तो इसे कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, इसके अंदर उसने लिखा हुआ है रोल ऑफ एल्गोरिदम। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। तो रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का क्या रोल है, एल्गोरिदम क्या रोल प्ले करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो एल्गोरिदम से क्या हमें फायदा होता है। देखें, एल्गोरिदम को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये इस तरह से है, जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा। फ्लो चार्ट एक तस्वीरी शक्ल थी, ठीक है। ये अब रिटर्न में है और ये आसान है हमारे लिए समझना, देखना। हाँ, इससे भी ज्यादा आसान फ्लो चार्ट ही है। मतलब कोई चीज रिटर्न में और कोई चीज तस्वीरी शक्ल है तो ज्यादा आसान फ्लो चार्ट ही है। लेकिन एल्गोरिदम भी हम बनाते हैं, हम करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के वो जो हमने 4 स्टेप्स किए थे ना शुरू में, जो हमारा पहला लेक्चर था, वो तो हम करते ही करते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम को चेक करते हैं, प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके अंदर सोल्यूशन उसके तलाश करते हैं, फिर उसमें से कैंडिडेट सोल्यूशन देखते हैं, फिर बेस्ट सोल्यूशन तलाश कर लेते हैं। वो करने के बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम बनाने के बाद फिर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
प्रॉब्लम से मुराद मैंने क्या बताया था, सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे फ्लो चार्ट की एग्जांपल करते हुए मैंने आपको बताया था कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो यूजर से वैल्यू लेगा और ये वाला काम करके उसको देगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम के बाद फिर हम एंड में जाके प्रॉब्लम बाकायदा सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम वहां पे सोल्व होती है। तो ये तीसरा स्टेप है, ये तीसरे मरहले पर आए हम। पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हमने देखे, वो रिटर्न वर्क का हमारा। उसके बाद हमने क्या किया, फ्लो चार्ट बनाना सीखा, और उसके बाद फ्लो चार्ट बनाने के बाद हमने एल्गोरिदम ड्रॉ किया, मतलब एल्गोरिदम राइट किया। तो एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप अमल होता है। तो एल्गोरिदम की ये इंपॉर्टेंस है, ये रोल है एल्गोरिदम का किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, कि ये हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देता है। प्रॉब्लम का सलूशन इसको देख के ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है, और चूंकि ये नेचुरल लैंग्वेज में होता है इसलिए इसको पढ़ना, इसको रीड करना, इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही इजी होता है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फ्लो चार्ट। की बात याद रखनी है, फ्लो चार्ट ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू एल्गोरिदम। तो इसको हम इंग्लिश में सिर्फ लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल करवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको एक रफ सी एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद अगला लेक्चर हमारा एग्जांपल्स पे है, एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम, उसमें डिटेल बताऊंगा। अभी एक रफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अगर अपने ऑफिस जाना है, वही सिंपल काम है। ये चले हम एग्जांपल डिफरेंट कर लेते हैं। आपने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आप अपना लैपटॉप लेकर आए, ठीक है। आपने इंग्लिश में यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग आवर लैपटॉप। सबसे पहले अपना लैपटॉप हमें लेके आना होगा, ये पहला स्टेप है हमारा। फिर उसके बाद ऑन द लैपटॉप, लैपटॉप को हमने ऑन करना है। फिर उसके बाद हमने उस वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर पड़ा हुआ है। फिर हमने उस लेक्चर को जो है स्टार्ट कर देना। तो ये 4 स्टेप्स है, सिंपल इसको इंग्लिश में लिख देना है, और ये लिखने से हमारा एल्गोरिदम बन गया। ये एल्गोरिदम है, ये इतना आसान काम है कि हमने सिर्फ इंग्लिश में उसके स्टेप्स लिख देने, तो एल्गोरिदम सॉल्व हो जाता है। तो इसे कहते हैं एल्गोरिदम, ये इसका रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, ठीक हो गया। अब ये देखते हैं कि एल्गोरिदम को हम बनाने, अब मैं आपको सिखाने लगा एल्गोरिदम बनाते कैसे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स तो इसकी करेंगे ही, लेकिन पहले तरीका भी तो आना चाहिए। जैसे फ्लो चार्ट बनाने के लिए उसके पहले सिंबल्स पढ़े थे, इसी तरह से एल्गोरिदम बनाने के लिए पहले हमें उसका तरीका आना चाहिए, ठीक है। आसान अल्फाज में तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जो रूल्स हैं, प्रॉपर जो रूल्स हैं, जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, वो अब हम यहाँ पे पढ़ने लगे, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को कैसे बनाते हैं, ठीक हो गया। तो बड़ा आसान सा काम है, इसको देखें 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। छोटा सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी सा काम है। रोल ऑफ एल्गोरिदम तो हमने समझ लिया, एल्गोरिदम की अहमियत का हमें अंदाजा हो गया कि इसको बनाना जरूरी होता है। इंग्लिश में लिख देते हैं हम कि भाई इस तरह हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये असल में गाइड हो गई ना, मतलब ये एक एल्गोरिदम जो हम लिख लेते हैं इंग्लिश में, ये बेसिकली गाइड हो गई किसके लिए, जिसने आगे आखिर पे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये तो सोल्यूशन हम लिख रहे हैं किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, इजी उसकी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। जैसे कि आपने एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व करना है, उसको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, तो क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, ठीक है। तो कोई भी काम हमने करना है, वो करना कैसे उसको लिख दिया जाता है। जैसे गाइड हमें मिलती है, हम कोई भी मशीन खरीद कर लाते हैं ना, तो उसके साथ एक बुक हमें मिलती है, वो हमारे लिए गाइड होती है कि इस मशीन को आप ऐसे ऐसे यूज करें। इसी तरह से एल्गोरिदम है, ये उसका सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं कि एल्गोरिदम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, एल्गोरिदम का कोई ना कोई एंट्री पॉइंट होना चाहिए। जैसे फ्लो चार्ट में हमने पढ़ा था कि फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, वही इनपुट। जैसे फ्लो चार्ट में इनपुट थी, ये इनपुट भी जरूरी होती है। कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना, कोई ना कोई डाटा होगा ना जिसके ऊपर हम काम करने लगे। अगर कोई डाटा नहीं तो काम हम किस पे करेंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक कैलकुलेटर आपके पास, आपके माइंड में कोई कैलकुलेशन ही नहीं है करने के लिए, कोई डाटा ही नहीं है, उसे इनपुट ही नहीं दे रहे, तो वो कैसे आगे काम करेगा। तो कोई ना कोई तो इनपुट होगी ना। जब आपके पास इनपुट आएगी कि जी इसको सोल्व करो, तब आपके पास डाटा आ गया, फिर आप उस डाटे को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, एंटर करेंगे, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होगा। जब डाटा ही नहीं है तो काम कैसे होगा। तो इनपुट हम लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद। इनपुट लेने के बाद हम कुछ वैल्यूज का नाम सेट कर देते हैं, वैल्यूज का नाम सेट कर देते हैं। जैसे कल फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स में मैं आपको बता रहा था कि फॉरेनहाइट के लिए मैंने FAR लिखा, फॉरेनहाइट की वैल्यू के लिए। या यूजर से 2 नंबर लेने थे तो मैंने A और B लिख लिया, X Y लिख लिया। तो नंबर्स का कोई ना कोई नाम रख लिया, तो कोई ना कोई नाम हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हम कोई कंडीशन लगाते हैं। ये इफ एल्स का मतलब है, इफ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब होता है वरना, ठीक है।
तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे वो हमने फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग की थी। तो जिन एल्गोरिदम्स में हमें जरूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग की, यानी हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ऐसे है तो ये करो वरना ये कर दो। आपको याद होगा फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर जो स्टूडेंट ने अपने मार्क्स एंटर किए उसके मुताबिक जो उसकी परसेंटेज बनी, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है तो उसको पास कर दो वरना उसको फेल कर दो। ये क्या है? कंडीशन। जब ऐसी सिचुएशन हो फिर हम इफ एल्स वाला काम करते हैं। ये कैसे करते हैं ये एग्जांपल में बताऊंगा, परेशान नहीं होना। फिलहाल जितना बता रहा हूँ उतना याद रखना काफी है। उसके बाद गो टू है। गो टू हम कब यूज करते हैं? जब हमने एक एल्गोरिदम की एक स्टेप से, एल्गोरिदम के एक स्टेप से किसी दूसरे स्टेप पे जंप करना हो। ठीक है, एल्गोरिदम के एक स्टेप पे किसी दूसरे स्टेप पे, एक स्टेप से किसी दूसरे स्टेप पे जंप करना हो, दरमियान में अगर कोई स्टेप्स लिखे हुए हैं तो उनको हमने इग्नोर करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप्स थे। इस स्टेप पे मैंने गो टू वाला काम किया हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ पे आगे डायरेक्ट 6 पे आ जाओ, इसको नहीं रीड करना, इधर नहीं आना, तो फिर मैं गो टू वाला काम करूंगा। जितना बताया है इतना ही समझना जरूरी है, बाकी एग्जाम्पल में मजीद क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। नंबर 6 पे आता है आउटपुट। जो आंसर आया होगा, जो कैलकुलेट होने के बाद फाइनल आंसर निकला होगा, वो यूजर को स्क्रीन पे हम आउटपुट दिखा देंगे कि भाई ये तुम्हारा आंसर है, जो तुमने डाटा दिया था उसका ये आंसर आ गया। और नंबर 7 पे हम लास्ट पे एल्गोरिदम को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, एंड कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम को एट द लास्ट खत्म करना भी जरूरी होता है, क्योंकि एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि एक लिमिटेड, एक महदूद स्टेप्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो एंड ऑन है ना, तो इस तरह से। तो ये एल्गोरिदम की फॉर्मुलेशन है, ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स करेंगे, तो एल्गोरिदम बनाना भी आपको आ जाएगा और ये क्लियर भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कितनी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं है तो भाई कमेंट करें और मुझसे पूछ लें, मैं वहां पे भी आपको आंसर दे दूंगा। मैं कमेंट्स का जवाब देता हूँ, आपको पता है जो स्टूडेंट्स करते हैं। कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन हो जो जवाब देने वाला हो, कोई ऐसा इधर उधर का सवाल ना हो, मतलब टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई अच्छा कमेंट हो जो कि मतलब सही हो टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उसका जवाब देता भी हूँ और आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ता भी हूँ। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लिया करें, आई विल बी आंसरिंग यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।